4 साल का समय ऐसा था, जो मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा कष्टप्रद समय था। उस समय में मेरे पास ₹100 होते थे, तो ₹100 को मैं चेंज नहीं कराता था कि वो खर्च हो जाएगा। मैं जब सुबह सो करके उठता था, तो मैं बिस्तर पर लेटे हुए सिर्फ़ पंखे को देखता था, पंखा चल रहा है। चलता रहा, फिर एक दिन इच्छा हुई कि क्यों ना खुद को ख़त्म कर लिया। कहीं से कोई आर्म्स पर अरेंज करते हैं, पहले उन दोनों को मारते हैं, फिर खुद को मारते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आशीष आदर्श है। मैं करियर काउंसलर हूँ और साथ-साथ एजुकेशन फ़ील्ड में काम करता हूँ। मूलतः मैं शुरुआत करूँगा अपनी शुरू की जर्नी से। बेतिया से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, जो नॉर्थ बिहार का एक छोटा-सा शहर है। जब मैं मैट्रिक में था, तो चूँकि मेरे घर में सारे डॉक्टर्स हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि मुझे भी एक मेडिकल फ़ील्ड में जाना चाहिए। तो मेरे बड़े भाई साहब, जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उन्होंने बेतिया के एक कॉलेज में मेरा दाखिला करा दिया। लेकिन फिर मुझे उसमें मन नहीं लगा। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट बनना चाहता था। मैंने कॉमर्स में दरअसल मैं ये बात इसलिए यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि एक अपने जीवन में हम जो भी कुछ हासिल करते हैं, उसके पीछे एक लंबी कहानी होती है, एक संघर्ष होता है। और उस संघर्ष की शुरुआत मुझे अपने स्कूल के टाइम से ही देखने को वो संघर्ष मुझे मिला। उसके बाद जब मैं 10+2 मैंने रांची यूनिवर्सिटी से किया, तो उस समय में सेशन थोड़ा लेट चलता था। तो सेशन में क्या हुआ कि जिस साल हमारी परीक्षा हुई, उसके अगले साल फ़रवरी में हमारा रिज़ल्ट आउट हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गया दाखिले के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसलिए मुझे दाखिला किसी अच्छे कॉलेज में नहीं मिला, जबकि मेरे मार्क्स अच्छे थे उसके बाद भी, क्योंकि वो एक साल का गैप ईयर। और एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता था कि उस समय में लोग बिहार से आए हुए स्टूडेंट्स को एक अलग तरीके से देखते थे। किस प्रकार से उसका दाखिला ना हो, किस प्रकार उसे परेशानी हो। बहरहाल, मैंने वहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद उस समय तक, जैसे मैंने दाखिला लिया, उसके कुछ समय के बाद भी मैं ग्रेजुएशन कर ही रहा था, तब तक मेरे पिताजी का देहांत हो गया और माली हालत बहुत ख़राब हो गई। तो अब मुझे समझ में नहीं आता था। मेरे जितने भी, चूँकि हमारे घर का कभी भी कोई सेट किया हुआ बिज़नेस नहीं था। हम लोग बेसिकली, मैं जैसे मैंने बताया कि मेरे फैमिली में सारे लोग डॉक्टर या वकील ही हैं। तो सभी भैया लोग भी, दीदी लोग भी, सब लोग पढ़ाई कर रहे थे। मैं भी पढ़ाई कर रहा था। तो सर्टेनली एक बहुत सेट कोई बिज़नेस नहीं था जहाँ से पैसे आते। मुझे ये लग रहा था कि अच्छा, फ़ादर का जाना एक बहुत बड़ा लॉस है किसी के लिए भी, क्योंकि फ़ादर से आप हर बात बोल सकते हैं। आप मदर से एक लिमिटेड चीज़ और लिमिटेशन के साथ ही आप कुछ-कुछ बात बोल सकते हैं। तो अब सवाल मेरे मेरे मुझे पर खुद ज़िम्मेदारी आ गई। मुझे लगा कि ठीक है, मैं माँ को बोलूँगा या घर में लोगों को बोलूँगा, तो शायद उनकी अपनी लिमिटेशंस है। तो फिर मैंने सेकंड ईयर से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी जो पहली जॉब जो थी दिल्ली में, वो ₹200 महीने की थी। मैं ट्यूशन सेंटर में जॉब पढ़ाता था। कई बार मेरे दोस्त पूछते भी थे। मैंने वो अपनी लाइफ़ को कभी भी एन्जॉय नहीं किया, जो नॉर्मली लोग कॉलेज स्टूडेंट्स करते हैं आजकल के समय में। उस समय में मैं जो एन्जॉय नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे कमिटमेंट्स कुछ और थे। मेरे कई फ्रेंड्स मेरे को बोलते थे कि इतना तुम कम पैसे में तुम क्यों काम करते हो? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार हम किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में दाखिला लेते हैं, तो हम उसका पैसा देते हैं ना, कुछ पैसा देते हैं तब जाके हमें ट्रेनिंग मिलती है। मुझे ये लग रहा था कि उस ₹200 तो हमें मिल ही रहा है महीने का, उसके साथ-साथ हमें एक नेचुरल ट्रेनिंग मिल रही है, जो आगे चल कर के हमारे प्रोफ़ेशन में काम आएगा। सिविल सर्विसेज़ में इसलिए मेरा इंटरेस्ट थोड़ा-सा बना था, क्योंकि मैं देखता था कि बिहार से जो भी स्टूडेंट जाते थे, उनका पहला फ़ोकस जो सिविल सर्विसेज़ ही होता था। मुझे भी लगा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। लेकिन 2 अटेम्प्ट्स मैंने करे, दोनों अटेम्प्ट्स में मेरा पीटी में भी नहीं हुआ। रादर वो जो तैयारी होती थी, जो उसके लिए ज़रूरत होती थी, मुझे हमेशा लगता था कि शायद मैं उसके लिए मैं बना नहीं हूँ। लेकिन वो जो तैयारी मैंने की, उसकी वजह से मैं और भी 2-3 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस देता रहा। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज़ सीडीएस, क्योंकि ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया था। सीडीएस मेरा निकल गया, लेकिन उधर जाना नहीं था। लेकिन मेरा थोड़ा शुरू से मैं थोड़ा होम सिकनेस मेरे अंदर रही है। मुझे वापस बिहार आना था। मुझे बिहार आके कुछ करना था, यहाँ के लिए करना था। तो मैं जब वापस बिहार आया, तो मैंने थोड़ा-सा रिसर्च किया। अच्छा, जिस समय में मैंने ग्रेजुएशन किया, उस समय में पहली बार अब तो हिंदुस्तान में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, लेकिन उस समय में कनाडा सबसे पहले वर्ल्ड में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ शुरू कर रहा था। तो हमें सुनने में थोड़ा अजीब-सा लगता था, क्योंकि तब तक हम लोग केवल एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ही सुनते रहे थे। खैर, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ पे भी मुझे एक ऑफ़र था कि कोई इंडियन को चाहिए था, जो कि वहाँ जाकर के इंडिया के स्टूडेंट्स को मोबिलाइज़ करे। लेकिन समहाउ मुझे वापस बिहार आना था। बिहार आया मैं। बिहार आने के बाद मैंने थोड़ा-सा रिसर्च किया कि किस फ़ील्ड में अपना काम शुरू किया जाए। एजुकेशन मेरा शुरू से बहुत ही पसंदीदा क्षेत्र रहा है, और मैंने ये चीज़ देखा कि जो उस समय में जब कभी-कभी ये बात होती थी रिसेशन की, तो रिसेशन किस फ़ील्ड में नहीं आएगा, या रिसेशन का असर जो है, मंदी का असर किस फ़ील्ड में, किस क्षेत्र में कम होगा। तो मुझे 2 फ़ील्ड उसमें समझ में आए, एक हेल्थ केयर और एक एजुकेशन। हर बच्चा को पढ़ना ही है, हर बच्चे को पढ़ना है, हर माँ-बाप उसको पढ़ाएँगे ही, और जब कोई बीमार पड़ेगा, तो चाहे जैसे भी हो, उसको वो इलाज भी कराएँगे। तो मुझे लगा कि हाँ, एजुकेशन में जाया जा सकता है, क्योंकि वो हमारा एक फ़ील्ड था। मैंने सबसे पहले कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया पटना में, और एक समय ऐसा था जब मैंने स्टार्ट किया,
तो स्टार्ट करने के 1 साल के अंदर हमारे यहाँ 1200 स्टूडेंट, 1200 स्टूडेंट्स हो गए। शुरुआत किया, फिर लेकिन एक होता है ना कि जो चीज़ जितनी ऊँची तरीके से बढ़ती है, जब समय पड़ने पर उतनी ही तेज़ी से वो गिरती भी है। 3 साल के बाद में एक ऐसा समय आया कि जब उस कंप्यूटर एजुकेशन का मार्केट अब खत्म होने लगा और डिग्री कोर्सेज़ आने लगे। उस समय में हमारा इंस्टीट्यूशन बैठ गया। 4 साल का समय ऐसा था, जो मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा कष्टप्रद समय था। उस समय में मेरे पास ₹100 होते थे, तो ₹100 को मैं चेंज नहीं कराता था कि वो खर्च हो जाएगा। मेरे पास एक सेकंड हैंड स्कूटर होता था, वो स्कूटर लेकर के जब मैं जाता था तो मैं देखता था कि कहाँ उस समय में मुझे लगता है ₹22-23 पेट्रोल होते थे, 22-23 या थोड़ा ज़्यादा होगा, तो कहाँ ₹10 का पेट्रोल मिलेगा। मुझे अभी भी याद आता है वो दिन कि जब मैं स्कूटर से कहीं जा रहा था, बगल में एक आदमी एक बड़ी-सी गाड़ी में मोबाइल से बात करता हुआ जा रहा था। मेरे पास मोबाइल नहीं होता था, तो मैं उसी दिन सोच रहा था कि हे भगवान, क्या कभी ऐसा भी दिन आएगा जब मेरे पास एक गाड़ी होगी और मेरे पास मोबाइल होगा। कई बार हम अपने जीवन में जब भी संघर्ष करते हैं तो कई बार हार जाते हैं। मैं भी कई बार हारा, कई बार मुझे लगा कि मैं छोड़ दूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपका समय कमज़ोर होता है ना, तो बहुत सारे लोग आपको मुफ्त की सलाह देने चले आते हैं। कभी कोई बोलेगा कि भाई, जैसे मुझे भी किसी ने कहा कि भाई तुम यहाँ छोड़ दो, तुम चले जाओ जयपुर, वहाँ पे शेयर का काम कर लो। किसी ने कहा कि तुम प्रॉपर्टी का काम कर लो, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे एजुकेशन फील्ड में ही काम करना है और बिहार ही रहना है। एक्चुअली जिस जगह से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, बेतिया से, उसके बगल में पास में ही एक मतलब बड़े भैया के एक दोस्त रहते थे। तो मैंने देखा है कि वो अक्सर जब भी मैं छुट्टियों में जाता था, तो हमारे घर के बगल में एक भाई साहब होते थे, पास में ही। तो वो क्या होता था कि कई बार मैं देखता था कि उनका सपोज़ कपड़े का व्यवसाय है। मैं देखता था अच्छा-अच्छा उन्होंने बहुत अच्छा शोरूम खोला हुआ है। कुछ समय के बाद छुट्टियों में गया, साल 2 साल के बाद में, तो उनको ये समझ में आता था कि नहीं, कपड़े के व्यवसाय में हमारा ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, हमें दवा के व्यवसाय में ज़्यादा फ़ायदा है। 2 साल के बाद मैं देखता था कि वही शोरूम जो है, वो दवा का व्यवसाय बन जाता था, दवा की उनकी दुकान बन जाती थी। फिर कभी मैं देखता था तो कभी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बन जाती थी। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें खुद पर विश्वास करना ज़रूरी है। अगर हमको खुद पे विश्वास नहीं है, तो दुनिया हम पर कभी विश्वास नहीं करेगी। तो यही चीज़ मैं सोचता था, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल था। लोग जो मुझे बोलते थे कि देखो तुम एजुकेशन में तो फेल हो गए, एजुकेशन सेंटर में, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में तुम फेल हो गए, अब तुम कोई दूसरा फील्ड चुनो। मुझे लगता था कि नहीं, मैं उसी के लिए बना हूँ और मुझे इसी में रहना है। फिर मैंने शुरू किया जो भी। तो फिर तब हमें सबसे पहले आपको मैं बताऊँ कि हमारा इंस्टीट्यूशन बिहार का पहला इंस्टीट्यूशन है जो प्राइवेट सेक्टर में डिग्री कोर्सेज़ लॉन्च किया था उसने बिहार में। जैसे कि कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन, बैचलर्स इन बिज़नेस मैनेजमेंट ये। और उस समय में क्या था कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बिहार से बाहर माइग्रेट कर रहे थे। माइग्रेशन आज भी हो रहा है, लेकिन उस समय में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लेवल पे 10+2 के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स माइग्रेट कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं एक ऐसा डिग्री प्रोग्राम शुरू करूँ बिहार में, जिसके बाद स्टूडेंट्स का माइग्रेशन थोड़ा घटे। तो हमने शुरुआत करी। शुरुआत करने के बाद आपको शायद जान करके अच्छा लगेगा कि अभी तक हमारे इंस्टीट्यूशन से 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेकर के निकल चुके हैं और वो डिफरेंट कंपनीज़ में वो काम करते हैं। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है कि कम से कम उन 10,000 स्टूडेंट्स का जो रिसोर्सेज जो था, वो बिहार से बाहर माइग्रेट होने से बच गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने बीएड कोर्सेज़ स्टार्ट किया, बीएड कॉलेज खोला। एक्चुअली मेरी जब शादी हुई थी, तो शादी के जस्ट 2 साल बाद ही मेरा इंस्टीट्यूशन बंद हो गया और जस्ट अभी मेरे को बेटा हुआ था। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जो जैसे उस समय में क्या होता था, अभी भी जैसे बच्चे का जो टीका जो होता है, वो फ्री में मिलता है। लेकिन मेरे घर से कभी-कभी वाइफ़ फ़ोन करती थी, उस समय में लैंडलाइन होता था और लैंडलाइन भी जल्दी कटता नहीं था। आजकल तो आप 1 महीने में भी पैसा नहीं दीजिए तो तुरंत कट जाएगा, उस समय में सालों-साल चलता रहता था। तो वो लैंडलाइन मेरे ऑफ़िस में भी था, मेरे घर में भी था, इंस्टीट्यूशन खोला था, इंस्टीट्यूशन चल नहीं रहा था। तो इसीलिए मेरी वाइफ़ ने मुझे फ़ोन किया, किस इस तरीके से बेटे को लेकर के जाना है और पैसे नहीं हैं। तब मैंने ₹50 भेजा था, वो दिन मुझे आज भी याद आता है। तो बेसिकली क्या है कि जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, जब आपके पास सामने बच्चा है, आपकी वाइफ़ है, आपकी फैमिली है, उस समय का जो मेरा समय जो था, 5 साल 6 साल का जो समय जो था, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वाला समय था। और मैं मतलब ईश्वर से को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी, क्योंकि मैंने देखा है जिस तरीके की चीज़ों को मैंने झेला है, कई लोग उसको नहीं झेल पाते और उसको गिव अप कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। शुरुआत हमारी 7 स्टूडेंट से हुई थी और वो 7 स्टूडेंट भी उधार के थे। कारण क्या था कि हमने ये बोल करके उनका दाखिला लिया था कि भाई तुम आके 15 दिन क्लास करो, 2 वीक क्लास करो और 2 वीक में अगर तुम्हें क्लासेस का सिस्टम समझ में आया, तब तुम दाखिला लेना। अब बहुत अच्छा रहा कि 2 वीक के बाद में सातों स्टूडेंट्स जो रजिस्ट्रेशन कराया ही, उसके अलावे भी कुछ और स्टूडेंट्स आए, करीब-करीब 10-12 स्टूडेंट्स उसके बाद और आ गए। धीरे-धीरे फिर वो चीज़ें बढ़ती रही। हमें हर 6 तारीख को, 6-7 तारीख को टेंशन हो जाता था, क्योंकि हमें किराया, उस समय हमारी अपनी जगह नहीं थी, किराए की जगह थी, सैलरी थी, वो कैसे दें? तो हमें 1-2 तारीख से टेंशन होना शुरू होता था कि भाई 7-8 तारीख को सैलरी देना है, 7-8 तारीख को रेंट देना है। रेंट को तो 2-4 दिन आगे कर भी सकते हैं,
लेकिन जो हमारे फैकल्टीज़ हैं, जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, जो पूरी तरह से हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, उनको हम क्या बोल करके रोकें? तो इसीलिए हमारे लिए बहुत दिक्कत होती थी। उस समय में क्या हुआ कि धीरे-धीरे थोड़े लोन्स भी हो गए। जब लोन हो गया तो कई बार जो जिससे हमने लोन लिया, तो वो एक समय बड़ा अजीब तरीके का समय था। तो वो बंदा फ़ोन करता था हमारे घर पे, हमारे लैंडलाइन पे। तो लैंडलाइन पे फ़ोन करता था तो मैं अपनी वाइफ़ को बोलता था कि तुम बोल दो मैं नहीं हूँ। लेकिन वो जब कुछ दिन तक मैंने देखा कि वो कुछ-कुछ बोलता था, वो सुनती थी। फिर मुझे लगा कि फिर मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि नहीं, इस तरह से भागने से तुम्हारी परेशानियाँ और बढ़ेंगी। मुझे बात समझ में आई। उसके बाद से मैंने खुद फ़ोन उठाना शुरू कर दिया, तो मैंने देखा कि धीरे-धीरे वो प्रॉब्लम्स कम होते गए। मैं सबको यही बात बोलता था कि भई अभी समय आने दीजिए, समय आने के बाद आपका एक-एक पैसा चुकता करेंगे। और जब समय आया, कई लोग ऐसे थे, जिन लोगों को जो लोग लगभग भूल चुके थे कि मैंने किसी को कुछ पैसा दिया था और वो पैसे हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सही समय आने पर मैंने सभी लोगों को बुला-बुला करके उनका इवन इंटरेस्ट के साथ में उनका पैसा लौटाया। उसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद आगे जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी, तो लोग आगे से आगे खड़े रहे मुझे फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए। हालाँकि फिर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपना विश्वास बनाना और वो भी संघर्ष करते हुए विश्वास बनाना, ये बहुत कठिन है और जो भी कोई इसपे सफल हो पाता है, वो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। देखिए, बिहार में आने के बाद एक बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ फ़ील किया कि यहाँ पर ख़ासकर हमारे फ़ील्ड में, एजुकेशन के फ़ील्ड में, हर इंसान एक-दूसरे का टाँग खींचने में लगा हुआ है। आपको सुन कर के ताज्जुब होगा कि हमारा कोई प्रतिद्वंदी है, इंस्टीट्यूशन है। जैसे हमारे यहाँ जो कोर्सेज़ होते हैं, वो बीसीए और बीबीएम, ये 2 प्रोग्राम्स होते हैं 3-3 साल के। ये तीनों के तीनों साल यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स होते हैं। एक हमारे एक किसी कोई प्रतिद्वंदी कोई एक इंस्टीट्यूशन था, उसने एक पैम्पलेट बनवाया। पहले उसने सबसे पहले एक बॉडी होती है एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एआईसीटी का अप्रूवल तब आपको लेना होता है जब आप एमबीए या बीटेक चलाना चाहते हैं। तो उसने एआईसीटी को एक लेटर भेजा कि क्या ये इंस्टीट्यूशन एआईसीटी से अप्रूव्ड है? तो उन्होंने लिख दिया कि नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। बीसी बीबीएम केवल यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होता है। अगर हम एमबीए करते तो वो एआईसीटी के अप्रूवल की ज़रूरत होती। उसने उसका पैम्पलेट बनवाया और बनवा करके 10+2 स्टूडेंट्स के बीच में बांट दिया, कन्फ्यूज़ कर दिया। अब जो 10+2 का स्टूडेंट है, उसको क्या पता कि एआईसीटी क्या होता है? तो इस प्रकार लोगों ने, इवन कि मैं बीच में बताऊँ, 2017 में हमारे इंस्टीट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम हुई थी और उस इंस्टीट्यूशन में एक हमारे एक कोई अधिकारी थे, उन्होंने कुछ गलत कुछ पेशकश की जो हम पूरी नहीं कर सके, तो समहाउ उन्होंने एफिलिएशन हमारे इंस्टीट्यूशन का अपने विश्वविद्यालय से कैंसिल करने के लिए एक रिकमेंडेशन दे दिया। रिकमेंडेशन दे दिया तो हम चले गए हाई कोर्ट। हमने हाई कोर्ट में जाकर के सारे फैक्ट्स के साथ में सारी चीज़ों को वहाँ रखा। रखने के बाद आपको ताज्जुब होगा कि कुछ प्रतिद्वंदियों ने उस जज के यहाँ, जिस जज के यहाँ हमारी केस की सुनवाई हो रही थी, वहाँ उल्टा-पुल्टा जो मटेरियल्स बना करके जो एक गलत जो इल्ज़ाम जो लगाए गए थे, उन सबों का जो बंडल बना के भेजना शुरू कर दिया। एक और किस्सा मेरे संघर्ष के समय का है जो मैं नॉर्मली बहुत कम शेयर करता हूँ, लेकिन मैं आज यहाँ पे शेयर करता हूँ ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो शायद इससे कुछ समझ पाएँ। जब वैसा समय आ गया था जब हमारा इंस्टीट्यूशन बंद हो गया था और उस समय में जब मेरी शादी भी हो गई थी, बच्चा भी छोटा-सा था, तो उस समय में कुछ आय का कहीं कोई साधन नज़र नहीं आता था। मैं जब सुबह सो करके उठता था, तो मैं बिस्तर पर लेटे हुए सिर्फ़ पंखे को देखता था, पंखा चल रहा है। मेरी वाइफ़ बोलती थी कि तुम जाओ कुछ काम करो। मैं पंखे को देखता था, बिल्कुल मेरा माथा ब्लैंक था। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। इस तरीके की परिस्थितियाँ मेरे साथ होती थी। चलता रहा, फिर एक दिन इच्छा हुई कि क्यों ना खुद को ख़त्म कर लिया जाए, सुसाइड कर लिया जाए। तो फिर जब ऐसी बात हुई तो हुआ कि भई कैसे सुसाइड करें? साथ में बीवी भी है, बच्चा भी है। तो हुआ कि चलो कहीं से, अब आप समझ सकते हैं कि आदमी अपने घर का या जो भी कुछ काम करता है, वो अपने परिवार के लिए करता है, अपने बीवी बच्चों के लिए करता है। और ये बात मेरी अभी ज़बान पर आ रही है, मुझे लगा कि चलो ठीक है, कहीं से कोई आर्म्स पर अरेंज करते हैं, पहले उन दोनों को मारते हैं, फिर खुद को मारते हैं। इस तरीके की स्थिति आ गई थी। लेकिन तब तक उसके 2-3 दिन बाद ही कुछ न कुछ शायद ईश्वर को इस बात का अंदेशा हो गया था कि यदि अब इससे ज़्यादा अगर हम इसको टॉर्चर करेंगे तो शायद कहीं कुछ और कुछ देखने को ना मिल जाए। तो इसी वजह से फिर तब तुरंत उसके 2-3 दिन के बाद में ही कोई एक छोटी-सी कोई घटना हुई जिसमें एक छोटा-सा मुझे आशा की किरण नज़र आई कि चलो इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, और बाद में वही आशा की किरण मेरे लिए सफलता का कारण बनी। मैं समझता हूँ कि अभी आज के समय में हमारे इंस्टीट्यूशन को, अगर तीनों इंस्टीट्यूशन को, हमारा 2 मैनेजमेंट कॉलेज है और एक बीएड कॉलेज है, अगर तीनों को मिला दिया जाए तो हमारे 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, बहुत सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं हमारे, और हम लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और वीडियो शेयर करते रहूँ।